जय हिंद दोस्तों, वेलकम करता हूं इस वीडियो में आप लोगों का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये सेल के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स माना जाता है। देखिए, आथिन, डेलिकेट, इलास्टिक, सेलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल लिविंग बाउंड्री होता है, प्रोवाइडिंग द सेपरेशन बिटवीन द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट्स। अगर सेल के स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो जो सेल है, सेल के में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं, यानी सेल के अंदर पाई जाती हैं। कह रहा है कि ये इस तरह का एक मेम्ब्रेन होता है जो एक्चुअली में ये सेपरेशन करने का काम करता है। क्या करता है? सेपरेशन करने का काम करता है। किसको? इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट्स। तो ये चीज़ें हैं, ये इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट्स, यानी सेल के अंदर का एनवायरनमेंट्स, या आप कहिए या आप कह सकते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। क्या कह सकते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। और जो सेल के बाहर का साइड होता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट्स, या आप कह सकते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स। क्या कह सकते हैं? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी सेल के बाहर का तरल पदार्थ और सेल के अंदर का तरल पदार्थ, इनको ये क्या करता है? सेपरेट करने का काम करता है। क्या करता है? सेपरेट करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। फिर ये कह रहा है सेलेक्टिवली परमेबल, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ कि सेलेक्टेड चीज़ों को ये अंदर जाने देता है, और जो इसके सिलेक्शन में नहीं होता है उसको अंदर नहीं जाने देता है। यानी जिसको ये अलाउड करता है वो अंदर जाते हैं, और जिसको ये अलाउड नहीं करता है वो अंदर नहीं जाते हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात किया जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज 1950 में हुई, 1950 में हुई, किस में हुई थी, है ना? इसमें आरबीसी ऑफ ह्यूमंस के आरबीसी में हुआ। बट इसके स्ट्रक्चर्स की खोज बाद में जो की गई, यानी मॉडर्न स्ट्रक्चर की खोज, उसको यस जी सिंगर और निकोलसन ने किया था। किसने किया था? सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। कितने में किया? 1972 में किया। इसके स्ट्रक्चर्स की बात किया, है ना? अगर इसके स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो एक्चुअली में जो इसका स्ट्रक्चर्स होता है, इसमें लिपिड्स के कंपोजिशंस होते हैं। लिपिड यानी फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है लिपिड्स के रूप में, और नेक्स्ट प्रोटीन्स पाया जाता है, यानी 40% ये होता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 50% होता है। आपका एनसीईआरटी कह रहा है 52% होता है। और इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स, यानी इंटेंसिक प्रोटीन और एक्सटेंसिक प्रोटीन्स कहा जाता है। तो इंटेंसिक प्रोटीन और क्या एक्सटेंसिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्लस कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है ना? कितना? 1 to 10%। तो यहाँ आप ये क्लियर समझिएगा, लिपिड्स जो होता है वो 40% के आसपास होता है ना? और उसके बाद प्रोटीन जो होता है 50%, यानी आपका एनसीईआरटी कह रहा है कि 52% होता है। और इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं ये पाए जाते हैं इनमें प्रोटीन्स में, और पेरिफेरल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 1 to 10% पाए जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर्स में के बारे में बात किया जाता है। जो सिंगर और निकोलसन साहब ने 1972 में स्ट्रक्चर दिया, उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना अपना मत दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। किन्होंने कहा? किसी ने कहा ये सैंडविच मॉडल होता है। जैसे सैंडविच होता है कि सैंडविच में ऊपर के जो है प्रोटीन लेयर
और उसके बाद में नीचे की भी क्या होते हैं, इनर लेयर जो हुआ वो प्रोटीन लेयर, और बीच में फास्फोलिपिड बाई लेयर पाया जाता है। यानी जो फास्फोलिपिड होता है वो बाई लेयर पाया जाता है, 2 लेयर में पाया जाता है ना। ये चीज़ें हुई। लेकिन जो लेटेस्ट बात की गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, इसके द्वारा जो है सिंगर और निकोलसन के द्वारा, इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का क्या मतलब हुआ, इन्होंने ये बताया कि जो फास्फोलिपिड्स होता है, फास्फोलिपिड्स इस तरह से पाए जाते हैं, बाइलेयर फास्फोलिपिड होते हैं नो डाउट, बट इसमें इन्होंने कहा कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं और कुछ कह रहे हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, अब इंट्रिंसिक प्रोटीन की हम बात करें, इंट्रिंसिक मतलब या इंटीग्रल प्रोटीन जिसे कह रहे हैं, ये प्रोटीन जो पूरी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हो, है ना। जैसे ये प्रोटीन है, अब प्रोटीन, इन प्रोटीनों की अगर बात की जाए तो ये प्रोटीन पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कह रहा है पार्शियली एम्बेडेड होना। पार्शियली मतलब क्या, थोड़ा अंदर हो थोड़ा बाहर हो, है ना। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो फास्फोलिपिड के अंदर भी पाए जाते हैं, थोड़े से कुछ पार्ट इसके और कुछ पार्ट्स बाहर भी पाए जाते हैं। कहाँ, बाहर भी पाए जाते हैं। तो ये फास्फोलिपिड्स बाई लेयर होता है और कुछ प्रोटीन इसके अंदर भी पाए जाने वाले होते हैं। और इसमें से जो फास्फोलिपिड बाई लेयर है ना, बाई लेयर यानी दोहरी स्ट्रक्चर्स वाला होता है। नेक्स्ट कुछ कह रहा है बाहर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को जोड़ने का भी काम करते हैं। क्या करते हैं, एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को जोड़ने का भी काम करते हैं। उन्हें हम नेटवर्क प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क प्रोटीन। नेटवर्क प्रोटीन होता है ये, ठीक। तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। अब इस प्रोटीन्स पे कुछ कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर के चैन लगे हुए होते हैं, शुगर के चैन लगे होते हैं। यदि वो लिपिड के साथ शुगर के चैन लगे हुए हैं, इसके साथ लिपिड के साथ, तो इसे कहा जाता है फास्फोलिपिड। क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड। लेकिन यदि किसके साथ लगे हो, प्रोटीन के साथ ये शुगर के चैन अगर लगे होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फास्फोप्रोटीन यानी फास्फोलिपिड्स और फास्फोप्रोटीन। देखिए जो आप ये फास्फोलिपिड्स देख रहे हैं, ये फास्फोलिपिड जो होते हैं, अगर इनका हम स्ट्रक्चर्स बनाए जनरली, तो इसका स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से बनता है। इनके स्ट्रक्चर्स में जो होता है, कहा जाता है ये हाइड्रोफिलिक होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं। जो ये इनका एंड होता है, ये एंड हाइड्रोफिलिक एंड होता है, और जो ये एंड होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है। ठीक, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है। हाइड्रोस मतलब वाटर और फिलिक मतलब फुलफिल यानी भरा हुआ, यानी मतलब इस साइड में वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं इसके हेड रीजन पे, और इसके टेल रीजन पे क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। फोबियांस का मतलब होता है घृणा करना, यानी पानी की मात्रा, जो वाटर की मात्रा है वो इस रीजन में नहीं पाई जाती है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, इन इंट्रिंसिक प्रोटीन को माना जाता है कि एक पाथ देते हैं, एक रास्ता देते हैं, किसके लिए, मॉलिक्यूलों के अंदर आने और बाहर जाने के लिए। किसके लिए, अंदर आने और बाहर जाने के लिए। तो सिंगर एंड निकोलसन साहब ने ये स्ट्रक्चर बताया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है कि जैसे कढ़ाई है, कढ़ाई में जो है रसगुल्ला हो, क्या हो,
रसगुल्ला यानी उसमें जो चाशनी होता है, चाशनी में आधा रसगुल्ले बाहर और आधा अंदर, यानी फ्रीली जो प्रोटीन्स है वो क्या करता रहे, उसमें तैरता रहे। तो उसी तरह इन्होंने कहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये क्या होता है, फ्लूइड होता है एक प्रकार का, जो फास्फोलिपिड्स हैं एक फ्लूइडिक फॉर्म में होते हैं और इसमें प्रोटीन्स जो होते हैं कुछ बाहर और कुछ अंदर पाए जाते हैं। कह रहे हैं टोटली, जैसे इंट्रिंसिक प्रोटीन हमने बताया, इंटीग्रल प्रोटीन, ये प्रोटीन कह रहा है कुछ अंदर भी हो सकते हैं और कुछ बाहर भी हो सकते हैं, यानी आधा अंदर और आधा बाहर हो सकते हैं, इस तरह से, ठीक। और ये पेरिफेरल प्रोटीन यानी एक्सटेंसिक प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन्स क्या होते हैं, इस फास्फोलिपिड से बाहर के साइड में पाए जाते हैं। इन प्रोटीन को कहा जाता है एक्सटेंसिक प्रोटीन्स कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये हमने कहा सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। एक्चुअली में जो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इस तरह का होता है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये डिफ्यूजन के द्वारा भी हो सकता है, ऑस्मोसिस भी हो सकता है, और इसमें जो ग्रेडियंट्स हैं वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे सपोज दैट पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है इसमें और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। एक्चुअली में जो प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटीन क्या करते हैं, मॉलिक्यूलों को अंदर और बाहर लाने का भी काम करते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम पंप के रूप में भी माने जाते हैं कि सोडियम और पोटेशियम पंप के रूप में काम करते हैं, जो आगे चलकर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। बट यहाँ इतना समझना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, थोड़ा इस तरह से आप समझिए, ज़्यादा समझ पाएंगे। मान लीजिए कि कोई एक हमने एक प्लास्टिक का डिब्बे का इस्तेमाल किया और इसमें यहाँ हमने एक पाइप के साथ दोनों में जोड़ दिया दोनों को। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई मॉलिक्यूल्स है या ऑयल्स है या आप कह सकते हैं कि जो वाटर, मान लीजिए कि वाटर है और इसमें वाटर यहाँ तक है। तो आप बताइए वाटर जो होगा आसानी से किस तरफ जाएगा, तुरंत किस तरफ जाएगा, यानी विदाउट एनी एनर्जी खर्च किए। तो इधर से पानी कहाँ जाएगा, इस साइड में चला आएगा, क्योंकि यहाँ जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो हायर है यानी ज़्यादा है, ठीक। तो जो मॉलिक्यूल होता है वो ट्रांसपोर्ट किस तरफ होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाने का प्रयास करता है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, आसानी से अगर हम विदाउट एनी कोई एनर्जी ना खर्च करें तो यहाँ से पानी आसानी से यहाँ आ जाएगा। लेकिन कब तक आएगा, क्वेश्चन ये आता है, यानी सवाल ये उठता है कि कब तक ये पानी आएगा, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। दोनों क्या नहीं हो जाएगा, बराबर नहीं हो जाएगा, है ना। तब तक तो क्या हो रहा था, बहुत आसानी के साथ आ रहा था। अब इसमें से इसमें अभी भी लाना है मुझे, यानी अभी भी क्या होना चाहिए, पानी यहाँ से यहाँ आना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी। यहाँ मोटर लगाना पड़ेगा, है या नहीं है, तो यहाँ मोटर लगाना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी हम देंगे तो ये पानी इस डिब्बे में आ सकता है। और जहाँ एनर्जी का खपत हो, सीधा समझिएगा बात को, अगर एनर्जी का यूज होता है ना, जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। जिनमें क्या एनर्जी का खपत नहीं होता है वो क्या कहलाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो चलिए थोड़ा एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लीजिए आपके घर के छत के ऊपर टंकी पानी वाली रखी हुई है। अब उसमें से पानी नीचे टोटी से गिराना है टंकी से, तो क्या होगा, आप खोल दिए और आसानी से पानी गिर रहा है। ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पूरा डिब्बे का पानी, जो टंकी का पानी पूरा गिर जाएगा बाहर, आपको कोई एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन उस टंकी में फिर से पानी को डालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मोटर फिट करना पड़ेगा, लाइट की आवश्यकता होगी, उसके बाद पानी से वो टंकी भरेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी एनर्जी का खपत हो। तो सीधा आप समझिएगा, जिस ट्रांसपोर्टेशन में
एनर्जी लगता हो, बगैर एनर्जी के ना होता हो, उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और जिनमें एनर्जी का खपत नहीं होता है उन्हें हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये होता कब है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। सेम टू सेम इसी की तरह, यानी अगर इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ तक हैं और इसमें आना हो, बहुत आसानी से आएंगे। कब तक आएंगे? जब तक दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो बराबर ना हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो किसी में नहीं जाएंगे विदाउट एनर्जी खर्च की, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को कंसंट्रेट करने का काम करता है। यानी हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक्चुअली में मैंने आपको बताया ये सेपरेशन करने का काम करता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स को और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स को। उसके बाद में सेलेक्टिवली परमेबल ये होता है, यानी जो सेलेक्ट किए हुए सब्सटेंस होते हैं उनको ले जाने का काम करता है। ले जाने के काम इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट का तो मैंने आपको बताया, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई एनर्जी खपत नहीं होती है। लेकिन यदि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसमें आपको आपका एनसीईआरटी ने दिया है क्या, पोटेशियम और सोडियम पंप्स के द्वारा क्या होता है, ये क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूलों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आई होप आप लोग ये पूरा टॉपिक समझ पाए होंगे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।